में हमने देखा कि जैसे प्याज का वेजिटेबल होता है, तो उसमें धीरे धीरे करके आप एक एक छीलते चले जाइए तो अंत में बहुत थोड़ा सा प्याज का मसाला बचता है। तो दोनों ग्रुप्स के लिए, डाउन द लाइन के लिए और ग्रुप ऑफ 77 के लिए विकसित देशों ने नेगोशिएशंस में ये तरीका निकाला कि किसी को $500 मिलियन दे दिया एड का, किसी को $1 मिलियन दे दिया, किसी को किसी कमोडिटी वाले, सिंगल कमोडिटी वाले बहुत सारे देश हैं, किसी का शुगर केन का है, किसी का कॉटन का है, किसी का और। तो उन्होंने उनको जो है देकर, कंसेशंस देकर उनसे कहा कि आपका काम तो खत्म हो गया, अब आप क्यों इनके पीछे पड़े हो, भारत के पीछे, ये तो ऐसे ही बोलते रहते। आपने बात करी मुरसरी मारन जी, तो मुझे याद करता है मदना शिवाजी जैसे हैं इसमें। कुछ हमारे यहाँ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे RIS है या और भी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने बहुत टक्कर काम किया है। उनका सपने आप नेटवर्किंग करेंगे और उस नेटवर्किंग के बाद में जो सही रिजल्ट उनके वो देते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, उसको भी परस्यू करना चाहिए। पब्लिक सपोर्ट लेके, पॉलिटिकल सपोर्ट लेके, इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक सपोर्ट लेके आगे बढ़ना चाहिए, तब तो काम बनेगा। लेकिन खाली उत्साह होगा विदाउट प्रॉपर, तो वो बात मेरे ख्याल से आगे चल नहीं पाएगी। तो मेरा मतलब सिर्फ ये है कि अगर हम इस बात को दूसरी चीज से लिंक करें, FDI से, तो देखिए ऐसा है कि मेरे विचार थोड़े से इस प्रकार के होंगे कि शायद उनको आपको स्टडी करके देखना होगा कि किस प्रकार से हमको आगे बढ़ना चाहिए। 60 साल पहले तक हम गुलाम थे। जो लोग यहाँ पर $100, $1000 का इन्वेस्टमेंट लेकर आए, वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स अपना ले जा रहे थे बाहर, मोनोपोली थी उनकी। हम उनके बिहाफ पर ओपियम ट्रेड कर रहे थे चीन के साथ में। अब हम चीन को गाली दे रहे हैं, लेकिन चीन वाले कहते हैं भाई हम तुम्हें सामान दे रहे हैं तो तुम्हें हमको इतनी ओपियम खिलाई है, जरा तोल के देखो, तुमने हमारे सारे लोगों को अफीमची बना दिया। हम तो आपको ये नहीं करना, हम तो खाली ये कह रहे हैं कि आप और हमको आगे बढ़ना है, दोनों को मिलकर। और हमारा दोनों का इन्होंने करा। किसी जमाने में था जबकि 40-50% ग्लोबल GDP का पार्ट भारत और चीन का होता था, भारत का नंबर 1 और चीन का नंबर 2। वो कहते हैं पहले वहां उस स्थिति पे पहुंच जाए, उसके बाद में बात करेंगे इन लोगों से। आप तो पहले ही हमारे पीछे पड़े हुए कि चीन बड़ा दुश्मन है, चीन ने हम बहुत गड़बड़ कर दिया, सारा मैन्युफैक्चरिंग चीन ने ले लिया है। चीन का जो मैन्युफैक्चरिंग है अधिकतर ताइवान की कंपनीज के हाथ में है, जापान की कंपनीज के हाथ में है, या अमेरिका के कंपनीज का है। Articulation of the perils which await us if FDI is not tackled correctly and with control. When I came here, I came with the belief that it will have a strong hold over our economy. But now I am convinced that it will definitely have a stranglehold on our economy. Because how effectively our legal system is organized to tackle the disputes which arise. Our justice administrative system. Then what will happen to the competitive spirit? Already I have a, because of the paucity of time I am not dilating much. I have this fact sheet on foreign direct investment in India during the last 12 years. Already the ground is set. Now we are talking only about retail, which is a necessary corollary to what already has been done with the Indian economy. And of the 163 states, nation states listed, just 10 nations share the major chunk of investment in India. And the national income and the money generated, profit generated will be swallowed by these nations or the investors. And the private investors, we know, even if they are investing as private investors or foreign direct investment in India, their respective nations will take care of their interests. See, when Italian Marines shot the Indian fishermen in the Indian territorial sea, see the interest with which they are defending their people. Even Formula 1 race was sponsored to declare the solidarity in terms of the prisoners who shot Indians when the Formula 1 competition is done in India.
So we have to ask, Shashank, you said it correctly, we must be bold enough to call a spade when this event comes and descend upon us. Let us hope that we will be ready. And Adhivakta, I congratulate the Delhi State Unit of Adhivakta Parishad for organizing this event. In fact, the Supreme Court unit wanted to hold this, and we had even had a discussion on that topic. I congratulate you for overtaking us and doing this, and in a very correct manner. And this is an issue in India discussed and handled by politicians, which is an economic issue, and if it is not correctly tackled, it will lead to a social malaise, malady or malaise. Let us hope that our political leadership will listen to the words of wisdom of people like Dr. Saab while tackling this issue. Now, with these few words, let me discharge my official duty before you, and my thanks I express wholehearted thanks and fortitude and our gratitude to Dr. Saab for making a brilliant display of his knowledge and experience to instruct us within no time from alpha to omega of this issue called